Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Sadwick and from the platform of CSS Club YouTube channel, I'm here with another video of daily editorial series. आज हम जो एडिटोरियल एनालाइज करेंगे बेसिकली वो डॉन अगस्त 11 के न्यूज़पेपर से लिया गया है और इस एडिटोरियल का बेसिकली हमारे पास जो टाइटल है वो है वाइडनिंग द कश्मीर डिबेट। ये ओपिनियन जो था ये लिखा है आरफा नूर ने, जो कि बेसिकली एक जर्नलिस्ट हैं और ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है जो कि एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आया है हमारे पास। और लेट्स ही देखते हैं इसके अंदर क्या बात की गई है। तो यह है कुछ इसका ओवरव्यू। बेसिकली जो हमारे पास ये ओपिनियन है आरफा नूर का वाइडनिंग द कश्मीर डिबेट। इसके अंदर ये बात की गई है कि हमारे पास हर इशू को देखने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। आज एक और पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे, वो बेसिकली क्या है हमारे पास, वो ये है पर्सपेक्टिव के एक तरफ जहाँ तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स के जो कश्मीरी जो हैं उनकी, और उनको मुसलसल जो है उन्होंने कैदबंद में जो रखा हुआ है इस लॉकडाउन के अंदर, इस ब्रूटल लॉकडाउन के अंदर। तो वहाँ पे एक और नई चेंजिंग क्या की जा रही है कश्मीरीज की डेमोग्राफी के अंदर, ठीक है, और वो किस तरीके से लाई जा रही है और इसके पीछे जो मोटिव क्या है इनके इंडियंस के, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इस आर्टिकल के अंदर डिबेट की गई हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया। सबसे पहली चीज़ तो जो कि हम सभी आर्टिकल्स में देखते हैं कि एक चीज़ जो मेंशन की जाती है कि इस्लामाबाद ने पूरी कोशिश की है कि इसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को रेज़ किया जाए, ठीक है। और जो इशू रेज़ क्या किया जाता है कि इंडिया का ये जो एक यूनिलैटरल एक्शन था, इसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बहुत सीवियर लेवल पे हो रही है, और जो कश्मीरी पीपल हैं उनको जो है इन्होंने बंद किया हुआ है, सीज ऑफ पीपल है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो, ये तो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब होता क्या है कि जो इंडिया है वो एज सच एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है कि ये काफ़ी जालिम जो है कंट्री है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे इसके बारे में क्या एक पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि इंडिया को एज ए डेमोक्रेटिक और इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के तौर पे भी देखा जा रहा है। और जितने भी आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे या जितनी बड़ी डील्स हो रही हैं आपके पास ग्लोबल लेवल पे, फ्रांस के साथ डील होती है हमारी, यूएस के साथ हमारे पास अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं इंडिया के। तो ये सारा कुछ भी जो है एक इंडिया का एक कॉइन की दो साइड्स हैं। एक साइड क्या है काफी ब्रूटल, और दूसरा जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। अब ये तो हो गया जो ऊपर हमने बात की कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू और इंडिया का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दुनिया की नज़रों में। अब क्या था कि जिस तरह अब कश्मीर का इशू इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमारे पास रेज हुआ और काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ और काफ़ी ज़ेर बहस भी है। आज से कुछ दहाइयाँ पहले भी इसी तरह कुछ जो था देखा गया हिस्ट्री में। वो क्या था, 1990s में भी इसी तरह ही कश्मीर वैली के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो थे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही थी, लेकिन और उस वक्त भी इसको उस टाइम पे कश्मीर को काफ़ी कवरेज मिली। लेकिन जैसे जैसे जो था वो इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म होना शुरू हो गया तो उसकी कवरेज भी ख़त्म होगी। तो इस ओपिनियन में ये बात की गई कि कश्मीर के जो इस एक्शन जो था इंडिया का, तो इसका भी कुछ इसी तरह ही हो सकता है कि एंड हो। अब क्या था कि जब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो इस आर्टिकल में बात की गई वो ये था कि हमारे पास इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने जो है एक रिपोर्ट कश्मीर के बारे में इशू किया है, जिसका टाइटल क्या है, कश्मीर रेजिंग द स्टेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कि जो कश्मीर के अंदर जो हमारे पास स्टेक्स होल्डर हैं उनके वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी इश्यूज जो हैं इससे क्लियर होंगे, वो ये सारी बातें की गई हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम निकालते हैं। वो क्या है, सबसे पहले कि अगर आप लोगों को पता हो कि डोमिसाइल लॉ की आजकल जो है वो बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर डोमिसाइल लॉ जो है ये इसको एक नया लॉ लॉ जो है इसको इम्पोज किया गया है, और इसके जरिए क्या काम किया जाएगा। अब इसके जरिए क्या किया जा रहा है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अलाउ कर रही है किनको, इंडियंस को जो कि नॉन कश्मीरीज हैं। अब डोमिसाइल लॉ से पहले क्या था कि जो हमारे पास आर्टिकल 370 है, और जो इसके बाद जब इन्होंने एब्रोगेट करके कश्मीर को एज ए इंडियन टेरिटरी इन्होंने अनाउंस किया,
इससे पहले क्या था कि कश्मीर के अंदर सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो कि कश्मीर के रेजिडेंट हैं। सही हो गया, कोई नॉन कश्मीरी रेजिडेंट जो है यहाँ पे आके आपके पास लैंड परचेज नहीं कर सकता, यहाँ का डोमिसाइल नहीं ले सकता। लेकिन अब डोमिसाइल लॉ जो है यहाँ पे इम्पोज किया गया, और इस लॉ के थ्रू क्या है, इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है नॉन कश्मीरीज को भी। सही हो गया, पहली चीज ये याद रख लें। दूसरा क्या है कि ये जो अलाउंस मिल रही है, इससे क्या है, हमारे पास परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी किनको, नॉन कश्मीरीज को। अब इससे क्या होगा कि आपके पास डेमोग्राफी, आपकी एथनिक डेमोग्राफी जो है उसको चेंज किया जाएगा, आपकी जो रिलीजियस डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक हो गया। और ये ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जो प्रो इंडियन पार्टीज भी जो है वो इसको एक जो लेजिस्लेशन के अंदर चेंज है, इस चीज को काफी जो है क्रिटिसाइज कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जो मोदी की जो गवर्नमेंट है, उसके यहाँ पे काफी जो है वो लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव है कि हम जम्मू एंड कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, वो जहाँ पे कश्मीर के एथनिक पॉपुलेशन है, सोशल और रिलीजियस जो हमारे पास आइडेंटिटी है मुस्लिम की, उसको डिमोरलाइज किया जाए। ठीक है, उसको मिनिमाइज किया जाए और वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन की जो है वो की जाए। अब इससे क्या होगा? ठीक है, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस के आगे इन द फ्यूचर अगर इस एक्शन के बाद यूएनएससी की रेजोल्यूशंस के ऊपर अमल किया जाता है, तो जो हमारे पास हम बात करते हैं इस्तिस्वाब राय की, उसमें जब हमारे पास रेफरेंडम होगा तो मुस्लिम पॉपुलेशन जाहिर है कम होगी, इंडियन मेजोरिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, और जो रेफरेंडम है उसकी टोटल एक रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होगा, और वो किसके जो फेवर में होगा? इंडिया के फेवर में। और इस तरह जो कश्मीर को है परमानेंट हमेशा के लिए जो है इस इशू को रिजोल्व कर जाएगा, और कश्मीर को एज ए इंडियन टेरिटरी जो है वो कंक्लूड कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो डोमिसाइल लॉ है, इसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या बताई गई कि किस तरीके से जो है वो ये यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स जो हैं उनको किस किस कंडीशन पे डोमिसाइल दिया जा रहा है। सबसे पहला काम क्या कि वहां पे 15 साल के लिए रहे हों। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो वहाँ पे लोग हैं वहाँ कश्मीर के अंदर स्टडी करते रहे बच्चे या उनके बच्चे। ठीक है। सेकंड थिंग कि हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो और उनके बच्चे जो वहाँ पे 10 साल से हैं या वो यहाँ पे माइग्रेट कर गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्या है, जो हमारे पास माइग्रेंट्स जो हैं इनकी भी बात की गई। अब माइग्रेंट्स में वो एम्प्लॉयज और उनके चिल्ड्रंस दोनों आते हैं, तो वो सारे क्या हैं आपके पास रजिस्टर हो सकते हैं, और स्पेसिफिकली ये जो है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये आपके पास रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के अंडर जो है रजिस्टर होंगे। और इस तरह जो है इनकी जो हमारे पास पॉपुलेशन है, जो इसकी स्ट्रेंथ है मुस्लिम्स की, जो कश्मीरीज की, उसको मिनिमाइज किया जाएगा। अब क्या था कि ये जब डोमिसाइल लॉ यहाँ पे जो था इम्पोज किया गया, उसके बाद से अब तक जुलाई में अ, यहाँ तक जुलाई के एंड तक तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर ये जो इश्यूज हुए हैं डोमिसाइल, वो है कितने हैं, 400 के डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट्स जो हैं ये इशू किए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे पास इंडिया क्या चाह रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो टोटली डिस्टर्ब की जाए, ताकि जो यूएनएससी की रेजोल्यूशन है उसका जो रिजल्ट होगा वो इंडिया के फेवर में हो। अब क्या था कि हमारे पास इस रिपोर्ट के अंदर टोटल जो बात की गई, एक तो कि डोमिसाइल लॉ है। दूसरा क्या बात की जा रही है कि हमारे पास जो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे पास सीट्स है, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही हैं। अब देख लेते हैं ये कैसे है। इस रिपोर्ट में एक और चीज मेंशन की गई कि हमारे पास जो सीनियर ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट है, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पोस्ट है, ये सारी की सारी जो है इसके अंदर इंडियन पॉपुलेशन को भी जो है वो सीट्स दी जा रही हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि हमारे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका जो कंट्रोल है कश्मीरी टेरिटरी के ऊपर, वो लूज होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। अब देख लेते हैं वो कैसे कम हो रहा है कि हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एडवाइजर हैं, 4 एडवाइजर, उनमें से कोई एक भी मुस्लिम नहीं है। सेकंड थिंग कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर हाफ ऑफ द इंडिया जो हमारे पास सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव है वो क्या है, वो आपके पास इंडियन है, और हाफ क्या है, सिर्फ मुस्लिम्स है, कश्मीरी मुस्लिम। अब क्या था कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स जो हैं, जो कश्मीरी पॉपुलेशन है, वो क्या परसीव कर रही है कि जो नए ऑफिशियल आ रहे हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट
एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो इससे क्या इशू होगा, और खास तौर पर जो आपके पास लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो ये चेंजिंग आ रही है इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से, तो इसका इशू क्या होगा कि ये लोग करेंगे क्या, इंडियंस करेंगे क्या। तो वो ये करेंगे कि जो आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अल्टर करेंगे, ताकि जो कि मुस्लिम जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसके अंडर जितनी लैंड है वो सबको कन्वर्ट करके इंडियंस के अंडर किसी ना किसी तरीके से अल्टर कर दिया जाए, इनकी डेमोग्राफी जियोग्राफी सारी की सारी चेंज करके रख दी जाए। तो ये था कि ये हमारे पास सारा इशू इसके अंदर डिबेट किया गया। और एक और जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है, और स्पेशली हम एफएटीएफ की जब बात करते हैं तो उसके अंदर भी पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। वो क्या है कि आईसीजी और यूएसआईपी ने एक चीज़ पॉइंट आउट की है कि हमारे पास 1990s में जिस तरह के हमारे पास वहाँ पे अपराइजिंग हुई कश्मीरीज में, तो वहाँ पे जो बेसिकली इन्फिल्ट्रेशंस थी, वहाँ पे जो फॉरेनर्स आ रहे थे, मिलिटेंट्स आ रहे थे, वो ये चीज़ कही जा रही थी कि वो पाकिस्तान की तरफ से हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो न्यू जनरेशन है वो सारी की सारी होम ग्रोन है, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज, वहाँ पे सिचुएशन, वहाँ पे आपका इन्वायरमेंट इतना स्वेयर हो चुका है, ये सारे लॉकडाउन की वजह से, सारी सिचुएशन की वजह से। तो वो होम अपने ही जो वहाँ पे ये सारे इनके होम ग्राउंड मिलिटेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि यूएसआईपी जो है, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो है, वो ये क्लेम करता है कि ये जितने भी यहाँ पे होम ग्राउंड इनके वहाँ पे मिलिटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग या जो यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन है उनको ट्रेन करने जा रहे हैं, वो कौन है, पाकिस्तान की तरफ से है। अब ये जो रिपोर्ट है ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है, एफएटीएफ के अकॉर्डिंग। तो ये इसका काफ़ी एक सीवियर जो है वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस का देखा जा सकता है कि अगर एफएटीएफ बैन आ जाता है तो पाकिस्तान मल्टीपल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है इसके ऊपर इनका बैन हो जाएगा और काफ़ी इश्यूज क्रिएट होंगे। सही हो गया। तो ये था ये सारा इशू। इसमें जो है मैं अगेन रिव्यू आपको जो ब्रीफली बता देता हूँ। हमारे पास दो तीन चीज़ें बताएंगी। पहला ये कि डोमिसाइल लॉ है, डोमिसाइल की वजह से जो हमारे पास वहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जिसके नतीजे में अभी तक अगर हम देखें तो जुलाई तक सिर्फ 4 लाख जो है हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। दूसरा, वहाँ पे आप जो गवर्नमेंटल पोस्ट जो है उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होना शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो आपके पास एडवाइजर्स हैं उनमें कोई एक भी मुस्लिम नहीं है। सेकंड थिंग आपके पास ये है कि लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो चेंजिंग आ रही है वो किस लिए की जा रही है, ताकि आप लैंड रिकॉर्ड्स को जो है वो चेंज कर सकें। तो ये था सारे का सारे इसके अंदर जो है इशू की बात की। दूसरा, पाकिस्तान के जो है वो हमारे पास पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो क्या है कि एक यूएसआईपी की एक रिपोर्ट ने जो था ये मेंशन किया कि जो इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं या वहाँ पे जो अपराइजिंग हो रही है इस लॉकडाउन के दौरान, वो सारी की सारी पाकिस्तान की तरफ से है। तो ये जो बात है पाकिस्तान के लिए काफ़ी इशू क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस चीज़ को निगेट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्या इस चीज़ का जो है रिस्पॉन्स देता है इन रिपोर्ट्स का, और किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान इशू को आगे लेके चलेगा। तो ये था सारा हमारे पास इस आर्टिकल का ब्रीफ। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे पास वोकैबुलरी सेक्शन में। तो कुछ आज के हमारे पास वर्ड्स ये हैं। इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट्स कौन होते हैं कि जो कि आपके पास आपकी ही टेरिटरी के अंदर, सही हो गया, वहाँ पे आते हैं और किसी ना किसी आपके पास पॉलिटिकल इशू के ऊपर या क्या कहते हैं रेवोल्यूशन, या आपके उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, रेवोल्यूशन लेके आते हैं, तो आपके पास क्या कहलाते हैं, इंसर्जेंट्स कहलाते हैं। सेकंड थिंग हमारे पास है कि मिलिटेंसी या मिलिटेंट्स जो होते हैं हमारे पास, वो कौन है। मिलिटेंट्स बेसिकली क्या है कि ये वायलेंस मेथड यूज करते हैं, जबकि इंसर्जेंट्स जो है वो ये कोशिश, इनके ज्यादातर जो होता है पीसफुल या सिक्रेटिव मेथड्स के जरिए जो है ये रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश करते हैं, और जो किसी स्पेसिफिक जो एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, ये वायलेंट मेथड्स यूज करते हैं मिलिटेंट्स, ठीक है, जिनको हम आम जबान में दहशतगर्द भी कहते हैं। देन है हमारे पास इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन आप बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, ठीक है, या अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स की, पेनिट्रेट कर जाना या किसी जगह इन्वेजन हो जाना, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास इनफिल्ट्रेशन के सिनोनिम्स में आ जाता है।
थर्ड थिंग, फोर्थ वर्ड हमारे पास सॉरी जो है वो है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का बेसिकली मीनिंग है कि आप किसी को रिस्टोर कराओ उसकी ओरिजिनल या प्रीवियस कंडीशन के अंदर, रिहेबिलिटेट करवाना। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है कंडेमनेशन। किसी चीज़ को जो है आप कंडेम करना, बेसिकली आप कहते हैं किसी चीज़ का वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल देना। ठीक हो गया। या अदर वर्ड इसका सिनोनियम होगा सेंश्योर। ठीक हो गया, सेंश्योर। condemnation, the expression of very strong disapproval, या अदर वर्ड्स में आप इसको क्या कहेंगे, सेंशर। देन है हमारे पास लास्टली वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड बेसिकली आप कहते हैं किसी बहुत बड़े एरिया पे किसी का फैल जाना। ठीक हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। या अदर वर्ड इसका क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, एक्सटेंसिव। तो ये थे कुछ हमारे पास वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर इसके वर्ड्स। तो अब आप लोगों का काम क्या है कि इन वर्ड्स का एक एक सेंटेंस बनाएं और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपलोड करें। और आप लोगों में को इनमें से कौन से वर्ड जो थे वो पहले पता थे तो काइंडली ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक के लिए जो है हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट जो है हम लेके आएंगे एक नई वीडियो, एक नया एडिटोरियल और उसका एनालिसिस लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।